नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। विश्व कूटनीति में भारत के बढ़ते दबदबे का एक और सबूत आज G20 की बैठक में मिला, जब शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में पीएम मोदी के उस बयान को प्रमुखता से रखा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। यही नहीं, आज का दिन भारत के लिए इस लिहाज से भी अहम रहा क्योंकि आज भारत को मिली है G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता तो दुनिया के इस मंच से अपनी प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। इन सब पर करेंगे बात। साथ ही देखेंगे गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव की बढ़ती सरगर्मी भी। आम आदमी पार्टी से मांगेंगे टिकट वितरण में पैसे लेने के लग रहे आरोपों पर जवाब भी। लेकिन इन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइन पे सबसे पहले नजर। बाली में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा G20 समूह का नेतृत्व। पीएम ने बताया गर्व का क्षण, कहा भारत की G20 अध्यक्षता होगी समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख, शांति और सौहार्द के पक्ष में एक सख्त संदेश देने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सत्र को किया संबोधित। कहा डिजिटल परिवर्तन हमारे युग का सबसे उल्लेखनीय बदलाव। गरीबी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में डिजिटल तकनीकों को बताया मददगार। कहा डिजिटल एक्सेस को समावेशी और व्यापक होना जरूरी। बाली में G20 सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में भारत को मिली बड़ी राजनयिक सफलता। आज का दौर युद्ध का नहीं वाले पीएम के बयान को प्रमुखता मिली। घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने टकराव और तनाव की परिस्थितियों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने पैदा चुनौती पर जाहिर की चिंता। बाली शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने की तमाम द्विपक्षीय बैठकें। ब्रिटिश पीएम सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ विचार विमर्श। सम्मेलन में आए राष्ट्राध्यक्षों को दिए नायाब तोहफे। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का किया उद्घाटन। कहा देश के युवाओं की क्षमता को दुनिया ने माना। देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या हुई दोगुनी। गुजरात में चुनावी माहौल में बड़ी सरगर्मी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से भरा पर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पर्चा भरने से पहले किया रोड शो। सूरतपुर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के पर्चा वापस लेने पर पार्टी ने किया बवाल, लेकिन जरीवाला ने किसी दबाव से किया इनकार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले नई मुश्किलों में आम आदमी पार्टी। एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप में एसीबी ने केजरीवाल के विधायक के रिश्तेदार और पीए समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। खेरसोंग की हार के बाद रूस ने यूक्रेन की ओर दागी करीब 100 मिसाइलें। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान की खबर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की युद्ध रोकने की मांग। पोलैंड में मिसाइल हमले में 2 की मौत के बाद और बढ़ा तनाव, लेकिन नाटो ने कहा शायद यूक्रेन की ओर से आई मिसाइल। G7 और नाटो ने जांच में मदद का दिया भरोसा। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। G20 समूह की अगली बैठक 2023 में दिल्ली में होगी। भारत को अध्यक्षता मिल गई है। 1 दिसंबर को वह आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि सभी लोकतंत्र की जननी भारत में इस अनोखे उत्सव में भाग लें। पीएम मोदी ने कहा भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है।
हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हालांकि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 का जिम्मा भारत ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है और समूची दुनिया G20 की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान निकालने का पीएम मोदी का आश्वासन आशा की किरण बन जाता है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को मित्र देश बताते हुए G20 ट्रोइका के रूप में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। I am sure under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of India G20 presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लाभ को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाए जाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लाभों को समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। यह प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में सतत विकास, जलवायु चुनौती के खिलाफ वित्त पोषण, पोषक आहार और बहुउद्देशीय संस्थाओं में सुधार के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समाहित किया गया है। India worked constructively and cooperated with Indonesia and others towards this goal. You will find that some of the key outcomes in the outcome document reflect the priorities and vision of Prime Minister. इसके अलावा G20 संयुक्त घोषणा वक्तव्य में हाल के यूक्रेन रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश आज का युग युद्ध का नहीं है को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इसे कूटनीतिक मंच पर भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए अपने बयान में कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। In terms of Prime Minister Modi's leadership, he's definitely shown here at the summit that he has the ability to use his soft diplomacy skills for the greater good. He has been saying previously this is no time for war, and the fact that there is going to be a communique with that language in there is a diplomatic win, a massive, massive diplomatic win. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाली शिखर सम्मेलन के पहले ही सत्र के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशने का सुझाव दिया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि भारत की एक कंसेंसुअल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बाली समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट को निर्धारित कर सकी और इसी अप्रोच को लेकर भारत अगले साल की अध्यक्षता में जाना चाहेगा और ये सफर बाली से दिल्ली का ये तय करेगा कि अगले 1 साल का विश्व का इकोनॉमिक या आर्थिक एजेंडा क्या हो। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बाली।
बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता हासिल की तो एक के बाद एक तमाम द्विपक्षीय बैठकें कर दुनिया के बड़े देशों के साथ आपसी रिश्तों की मजबूती पर भी बात की। देखिए इस रिपोर्ट में कि पीएम मोदी ने दिन भर में किन किन राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर बाली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देने पर भी बात की। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन और सतत विकास पर हाल ही में हुए साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास के क्षेत्र के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बाली में भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष एंथोनी अल्बानीज ने दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दे पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के अलावा शिक्षा, नवोन्मेष, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों में एक और खास मुलाकात रही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ। ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव के जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अरुण शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के बाली शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शिरकत की। उन्होंने डिजिटल परिवर्तन पर आधारित सत्र में डिजिटल तकनीक द्वारा वंचितों और गरीबों के जीवन को आसान बनाए जाने की भूमिका को उकेरा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती में भी डिजिटल समाधान सहायक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 के सत्र में डिजिटल समाधान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी सहायक साबित होगा। और डिजिटल पहुंच सबके लिए सुलभ हो और तकनीक व्यापक हो, डिजिटल परिवर्तन को समावेशी बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी एक बहुत बड़ी डिजिटल डिवाइड है। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों के पास किसी भी प्रकार की डिजिटल पहचान नहीं है। विश्व के 50 देशों के पास ही डिजिटल भुगतान प्रणाली है। मौजूदा दौर में 10 सालों में मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन का रखे लक्ष्य। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में डेटा विकास अभिन्न अंग होगा। समावेशी डिजिटल परिवर्तन से सामाजिक आर्थिक बदलाव संभव हो। स्केल और स्पीड के साथ शासन में पारदर्शिता लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों में उन्हें भारत की विरासत को दर्शाने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मशहूर कांगड़ा लघु चित्रकारी पर बनी एक पेंटिंग भेंट की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गुजरात की कलमकारी के प्रसिद्ध मातानी पछेड़ी उपहार स्वरूप दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को उन्होंने छोटा उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिथौरा तोहफे में दी। पीएम मोदी ने इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन की नामचीन पाटन पटोला दुपट्टा भेंट किया। फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर को कच्छ का प्रस्तर पात्र में भेंट किया। पीएम ने इंडोनेशिया को सूरत की नामी चांदी का पात्र और हिमाचल के किन्नौर का किन्नौरी शॉल उपहार में दिया। स्पेन को पीएम मोदी ने मंडी और कुल्लू का ख्याति प्राप्त कनाल पीतल सेट बतौर तोहफे में भेंट किया। बाली में G20 का सम्मेलन, जिसमें भारत की अहम भूमिका दिखाई दी, और इस भूमिका को सिर्फ हम इससे नहीं समझ सकते कि घोषणा पत्र में भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को शामिल किया गया, बल्कि यह भी देखा गया कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के संकट के दौर में हो रहे G20 के इस मंच को राजनीतिक मंच बनने से भी प्रधानमंत्री ने रोका। और इसी पर आज हमारी विशेष चर्चा भी है कि G20 वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, DGRIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अगर सबसे पहले हम यही बात करना चाहें कि बाली से दिल्ली का सफर G20 का, आने वाले समय में आर्थिक एजेंडे भारत के क्या होंगे विश्व के लिए, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले G20 बाली से भारत ने क्या हासिल किया? बिल्कुल सही सवाल है ऋतु जी। अगर हम देखें 3 या 4 बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री ने जो रखे, उसमें अगर आप देखें तो कई तरह के जो हम लोगों ने डोमेस्टिक लेवल पे इनिशिएटिव लिए हैं वो निकल करके प्रधानमंत्री द्वारा आए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार प्रधानमंत्री ने विश्व के मंच से कहा, हमारी वित्त मंत्री ने कहा, और वो है विश्व स्तर पे उन तमाम फंड्स को हमारा एक्सेस मिलना। और इसके लिए आज आपने देखा होगा जो डिक्लेरेशन G20 की तरफ से आया है, उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड नाम की एक घोषणा की गई है, जिसमें हम एक बड़ी संख्या में इस फंड की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। जो एनर्जी ट्रांजिशन हम लोगों की योजना का हिस्सा है वो इस डिक्लेरेशन के माध्यम से निकल करके आया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो हम लोग देख रहे हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन का है, जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने परसों भी कहा था, आज भी उसके ऊपर जोर दिया। और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा जो अभी आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे वो डेटा का है। तो एनर्जी, फाइनेंस और डेटा, इन तीनों के ऊपर एक महत्वपूर्ण घोषणा आज हुई है। और इन तीनों में बाली के अंदर जो एक कश्मकश पिछले कुछ दिनों से देशों के बीच में चल रही थी, उसकी कुछ सुगबुगाहट हमने COP27 में शर्म शेख में भी देखी। आज G20 में उसका कुछ हद तक मुझे लगता है कि एक निदान निकल करके सामने आया है। आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि जो $10 बिलियन का हेल्थ का एक जो फंड बनाया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ देशों ने आगे बढ़कर SDR देने की भी पेशकश की है, इसको $100 बिलियन तक ले जाने की बात की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास आज ऐसा लगता है जहां देश अपनी तमाम दिक्कतों को सामने रखते हुए, अपनी तमाम जो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति को भुला करके विकास की तरफ एक साथ आए हैं। ये जो चर्चा आज निकल के आई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जी प्रोफेसर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, बाली में जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन एक ऐसे समय हुआ जब रूस और यूक्रेन का युद्ध है, और इस युद्ध ने विश्व को 2 खेमों में बांटा जरूर है। देश बड़े सतर्क हैं और कुछ देश जो शांति की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत शामिल है। लगातार भारत का कहना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में क्या आपको लगता है G20 के इस मंच पे जब जेलेंस्की को जगह दी गई तो एक संदेश इस मंच ने भी दिया, लेकिन उस संदेश को छोटा बताते हुए प्रधानमंत्री ने एक शांति का बड़ा संदेश दिया है, और यही शायद आगे वो रोड मैप भी शामिल करेगा जो
2023 में भारत की अध्यक्षता में होगा, क्या कुछ चुनौतियां भी सामने दिखाई दे रही हैं? ऋतु जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य सिर्फ G20 के मंच से नहीं, कई अन्य मंचों से पहले भी दिया जा चुका है। उन्होंने अभी इस मंच से ये बात जरूर कही है कि जो हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुपक्षीय संगठन हैं, वो असफल रहे हैं और उनकी असफलता का कारण उनका वर्तमान शताब्दी में जो कार्यशैली है उसको अडॉप्ट न करना है और इसके लिए उन्होंने पुनर्विचार करने की बात करी है। उनका सीधा इशारा संयुक्त राष्ट्र के उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे था, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल इस युद्ध को बचाने की जो लोगों को जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है उससे नहीं बचा पाई। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे आकर के कहा है कि हमें डिप्लोमेसी का ही सहारा लेना चाहिए। और ये वो उन्होंने शुरू में जब युद्ध छिड़ा था तब भी ये बात कही थी, उन्होंने बीच में भी ये बात कही और अभी इस सम्मेलन के तुरंत पहले आपको याद होगा विदेश मंत्री मॉस्को की यात्रा पर थे, जहां विदेश मंत्री ने इस बात की चर्चा करी। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के तमाम नुमाइंदे इस बारे में बातचीत करते रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने इसको जोर से देकर के कहा कि इस शताब्दी में युद्ध का कोई स्थान नहीं है और वो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण संदेश इस मंच को भी था, इस मंच के तमाम एक्टर्स को था और मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट की बात उन्होंने रखी है वो एक इस संदेश को और पुरजोर ढंग से सामने रखती है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से एक तरह से ये भी बात करने के लिए कि बाली का G20 सम्मेलन किस लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, टेकअवेज क्या रहे भारत के लिए और आने वाले समय में भी भारत ने अपनी भूमिका भी इस मंच से तय कर दी है जब 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। गुजरात में चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक ओर नामांकन भरने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहा है। सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के पर्चा वापस लेने पर केजरीवाल की पार्टी ने दिन भर हंगामा किया, लेकिन शाम होते होते खुद जरीवाला सामने आए और साफ कह दिया कि उन पर कोई दबाव नहीं है। गुजरात का चुनावी रण हर गुजरते दिन के साथ भीषण हो रहा है। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन और पहले चरण के लिए जोरदार प्रचार अभियान से राज्य में सियासी उबाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से ही विधायक हैं। नामांकन से पहले अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में काफी उत्साह देखा गया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। જ્યારે ક્યારે પણ આપણે ગુજરાતની जनता સામે બે હાથ ફેલાઈ ગયા, એમને આશીર્વાદમાં કમર પર થપ્પો મારી આપણી જોડી કમરથી ભરી દીધી।
भाजपा इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि फिर से सरकार गठन हुआ तो राज्य की कमान भूपेंद्र पटेल के ही पास होगी। उधर नामांकन से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के त्रिमंदिर में प्रार्थना की। बुधवार को ही अमित शाह ने घाटलोडिया में भूपेंद्र पटेल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भूपेंद्र पटेल ने जनता से अपील की कि उन्हें एक बार फिर सेवा का मौका दें। इस बीच भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने खेरालू विधानसभा से सरदार सिंह चौधरी, मानसा से जयंती भाई पटेल और गरबाड़ा विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र भाई भाभोर को उम्मीदवार बनाया है। उधर राज्य में सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाल ने सूरत पूर्व से अपना नामांकन वापस ले लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर कंचन का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बुधवार को जरीवाल अपना नामांकन वापस लेने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके उम्मीदवार को यह कदम भाजपा के दबाव में उठाना पड़ा है। भाजपा ने जवाबी वार करते हुए आम आदमी पार्टी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। वो व्यक्ति अगर नॉमिनेशन कर चुका है, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है, तो पुलिस अपनी पूरी घेर के उसको 500 पुलिस वाले घेर के उसको आरओ के दफ्तर में क्यों लेके आए हैं? उनसे पैसे मांगे गए टिकट को लेकर और वह अपने को असमर्थ पा रहे थे और थोड़ा इस बात से तंग भी थे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं टिकट को लेकर। इसी प्रकार की हरकत दिल्ली में एमसीडी में भी आई है जानकारी, जिस पे एसीबी ने एक्शन लिया है, जहां पर दिल्ली के एक विधायक के सहायक और उनके परिवार के लोग किसी एक कार्यकर्ता से 90 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस बीच कंचन जरीवाला ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ना तो किसी ने उनका और ना ही परिवार के किसी सदस्य का अपहरण किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल को देखते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। इस बीच कांग्रेस ने अपने बाकी बचे 37 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचकर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार के कई आरोपों से जूझ रही आम आदमी पार्टी अब टिकट बांटने के पैसे लेने के आरोपों से घिर गई है। ईमानदारी और पारदर्शिता की राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर यह आरोप लग रहे हैं। इस पर हालत यह है कि मनीष सिसोदिया को इन आरोपों में भी अच्छी बात दिखी और उन्होंने कहा कि किसी से पैसे लिए भी गए हों तो टिकट नहीं दिए गए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी सियासी गहमागहमी के बीच आम आदमी पार्टी नई मुश्किलों में घिरती दिख रही है। निगम चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप में पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी का एक रिश्तेदार और एक पीए शामिल है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने पैसे लेकर एमसीडी चुनाव का टिकट देने का वायदा किया था। गिरफ्तार लोगों में एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह, पीए शिव शंकर त्रिपाठी और प्रिंस रघुवंशी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने शोभा खारी नाम की महिला को पैसे के बदले एमसीडी चुनाव टिकट देने का वादा किया था। शोभा खारी के पति गोपाल खारी ने 14 नवंबर को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। गोपाल के मुताबिक अखिलेश पति त्रिपाठी ने उनसे कहा कि कमला नगर वार्ड नंबर 69 में वो उनकी पत्नी को टिकट दिलवा देंगे और इसके लिए 90 लाख रुपए की मांग की। गोपाल के अनुसार उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर से आप एमएलए राजेश गुप्ता को दिए। बाकी बचे 35 लाख टिकट मिलने के बाद देने की बात कही। लेकिन जब 12 नवंबर को टिकट वाली लिस्ट आई तो उसमें गोपाल की पत्नी का नाम नहीं था। गोपाल ने एसीबी में शिकायत की और डीलिंग के ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए। एसीबी की टीम ने खारी के घर से तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक उस वक्त आरोपी 35 लाख में 33 लाख रुपए वापस करने आए थे। इस खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और कट्टर ईमानदार के दावे पर सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि जांच की जा रही है, सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, 33 लाख रुपए से रिकवर भी हो गए हैं और वो अखिलेश त्रिपाठी जी के साले के रूप में वहाँ काम करता है। सोकाल्ड साला वो होगा, साला नहीं है तो उसके घर में रहता था
और टेलीफोन की कॉल्स उनके पास डिटेल्स हैं, और अगर खारिजी से गहराई से पूछा जाएगा कंप्लेनेंट से तो निश्चित रूप से और 2 विधायक उसमें शामिल थे जिन मेरे पास उनको फोन आया था कि मेरे को पैसे लेकर ठग लिया गया है। तो इसीलिए अगर उनको ठगा गया है तो उनसे भी अगर ऐसी भी गहराई से पूछेगी तो और भी विधायकों के नाम आएंगे। अब बड़ा नेता का बड़ा दाव लगता है, जो छोटे नेता हैं वो नगर निगम में दाव लगा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच, CBI, EDI सबके शिकंजे में सबूतों के साथ धरे जा रहे हैं एक के बाद एक। तो मैं कहती हूँ कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी आपकी कट्टर ईमानदारी, वो नैतिकता, वो रामलीला मैदान का आंदोलन, वो जन लोकपाल। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो, और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें इश्तिहारजीवी करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद प्रवेश वर्मा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। एमसीडी चुनाव के लिए गरमाते प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिर रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन आरोपों के बाद और बढ़ गई हैं। जिस तरह से कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करने वालों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे विपक्षी दलों को फिर से सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और एमसीडी चुनाव पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक और खबर। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिन स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस खास दिन पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कई अहम बातें कही। उन्होंने मीडिया से अपेक्षा की कि विश्व में भारत के बढ़ते कद को देखते हुए मीडिया न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी और रचनात्मक भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में जीवंत प्रेस की जरूरत है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी एमसीडी चुनाव पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और एमसीडी चुनाव के गहमागहमी के बीच आज एक मसला जो सामने आया है, उसी पर हो रही है चर्चा। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में घिरी आप, ये आज का हमारा विशेष है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, रवि श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के समर्थक, और हितेश शंकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। घटनाओं की मॉरल स्टोरी होती है, मॉरल एक संदेश होता है, लेकिन आज की जो घटना सामने आई टिकट बेचने की आम आदमी पार्टी के विधायक की, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद मनीष सिसोदिया सामने आए, तो ऐसा लगा इस घटना का ब्राइट साइड ये है कि अच्छी बात दिखी इस पूरी घटना में। उन्होंने कहा कि किसी से पैसे लिए भी गए हो तो टिकट नहीं दिए गए। ये क्या तर्क है सर, क्या मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी निकला ये? देखिए रितु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इसने एक आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड जो शुरुआत से ही है, यहाँ पे टिकट बेचे नहीं जाते। तो इसलिए मनीष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है कि हमने टिकट बेचा नहीं कोई। और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, कोई श्रीमती शोभा खारी या जो भी कंप्लेनेंट है कि उन्होंने टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए, तो ये चीज जो है वो उनको टिकट मिला नहीं है, तो उनका कोई भी आरोप
साबित नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वो दोनों लोग जो हैं वो कोई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर या कार्यकर्ता नहीं है, मगर इसके बावजूद मनीष ने स्पष्ट किया है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो अपराधी पाए जाएं, अगर उसमें एमएलएस का नाम भी आता है तो जरूर पूछताछ की जाए और जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी है, कुछ तो घोटाला है इसमें। क्यों कि आपको ये भी पता होगा, रवि जी, किस कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी, एक मिनट जी, सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, 15 सेकंड और दूंगा आपके जी। मेरा ये कहना है कि एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक संस्था अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो जो भी घोटाला होता है उसमें रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। तो जो रिश्वत देने वाला है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? वो मैडम क्या सिनेमा टिकट खरीद रही थी या कोई क्रिकेट मैच का टिकट खरीद रही थी, पार्टी का टिकट खरीद रही थी? उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आपके पास ये 60 लाख रुपए जो है वो कहां से आए और आप क्यों रिश्वत दे रही थी, आप क्यों टिकट खरीद रही थी, ये भी सवाल उठाए। तो अब किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी का इशारा किसकी तरफ आपका है? ये किस पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? एसीबी पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं एसीबी पे कोई आप एक बार इल्जाम फिर नहीं एक लगा रहा। संवैधानिक एक संस्था को फिर एक निशाना बना रहे हैं रवि जी। एसीबी जरूर अपना काम करे, मेरा निशाना उनके विरोधियों की तरफ है जो कूड़े के ढेर 3 पहाड़ जमा करके बैठे हुए हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इस तरह के लोगों को प्लांट कर सकते हैं, ये सक्षम है कि लोगों से इस तरह की हरकत करवाएं क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह, वहां के पार्कों की हालत, सड़कों की टूटी गलियों की मरम्मत और कूड़े के 3 पहाड़ गाजीपुर का मिला करके जो इन्होंने कुकर्म किए हैं 15 साल तक, जो 2 लाख करोड़ रुपया जो इनको मिला, इसका इन्होंने किस तरह से घोटाला किया है। रवि जी, आपका आरोप अनुजा जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पे। अनुजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुजा, बड़ा आरोप आप पे है, आप ही की कॉन्स्पिरेसी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को एसीबी को धर दबोचना पड़ा, पैसे वसूलने पड़े, और मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर यह कहा कि टिकट बेची नहीं गई है, बेची नहीं जाती है। रवि जी भी कह रहे हैं संदेश यही दिया गया कि टिकट बेचा नहीं गया था, पैसे लिए गए थे। इतनी शर्म की बात है, यहाँ पर बैठकर भी ये इस तरीके से एक आम जनता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और एसीबी पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे इन्होंने आरोप सीबीआई पर, ईडी पर, इनके लिए हर एक गलत है। अब जो सुकेश है वो इनके ऊपर आरोप लगा रहा था, वो इनका आदमी नहीं रहा। सुकेश जो इनका आदमी था, इन्हीं का भाई था, जो जिसके चलते प्यार मोहब्बत के अंदर उसको 50 करोड़ दे दिए। जो आदमी जो अंदर बैठा हुआ है ठग, उसको महा ठगी के साथ सत्येंद्र जैन जी ने ठग लिया और 60 करोड़ उनसे ले लिए। और आप समझिए कि सीट का भी 60 करोड़, आप इमेजिन कीजिए कि 60 करोड़ में सीट बेच रहे हैं। तो ये आप देखिए कि किस हिसाब से इनका पूरी गंदगी पूरी सामने आ रही है। और ये कहते हैं कि एक एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल तो और भी है। अभी आम आदमी पार्टी का हसीबुल हसन वो चढ़ गया था पावर उस पे टावर पे, और वो कह रहे थे कि 3 करोड़ रुपया मुझसे मांग रहे हैं तो मेरे को टिकट ले रहे हैं, मैं आम आदमी हूं, मैं कहां से दूं। तो आप देखिए ये इनका एक बात नहीं है, इनकी कई ऐसी चीजें जो सामने नजर आती जा रही है। कितने स्कैम सामने नजर आए हैं। आज ही बात करते हैं कूड़ों के ढेरों के ऊपर। अरे कूड़ों के ढेरों को तो बाद में जाइएगा सर, कूड़ों के ढेर आपके घर से ही निकल रहे हैं। रवि जी, मैं आपका आदर सम्मान कर रही हूँ। आप मैंने बीच में नहीं बोला, मैं मान रहा हूँ जी। रवि जी, अनुजा को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी अनुजा, जरूर करिए। जी अनुजा, अपनी बात क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम इनकी है कि इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। अब जब इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है तो ये गुजरात में पहुंच गए, हमारे को पकड़ लिया, हमारे को नॉमिनेशन फाइल ना करने दिया। क्यों? क्योंकि इनके आम आदमी के तीन जो बंदे हैं वो पकड़े गए, इन्हीं के कार्यकर्ता इनके पकड़े जा रहे हैं। तो आप देखिए, आम आदमी के एमएलए के बंदे हैं, उनके ब्रदर इन लॉ है, इसके अंदर कनेक्टेड है। अब ये कुछ भी बोलते रहे, इनको जवाब हमें नहीं देना, ये भूल रहे हैं। इनका जवाब जो है, इनकी सीधी लड़ाई जो है आम जनता से है। जिस फंडामेंटल पर ये आए थे, जन लोकपाल बिल पर आए थे, वो इनसे नहीं हो पाया।
अन्ना हजारे जी को दो बातें बोलकर अपनी अलग इलेक्शन पार्टी बना दी। आज जहां पर ये फंडामेंटल की बात करते, जो आदमी अपना फंडामेंटल नहीं है। रवि जी रवि जी, अनुजा जी की आवाज हमें नहीं आ रही है। अनुजा जी की आवाज नहीं आ रही। अनुजा जी अपनी आवाज थोड़ा सा ठीक करें, मुझे लगता है हम तक पहुंच नहीं रही है। हितेश शंकर जी, लगातार रवि जी ने भी तमाम आरोपों को खारिज किया और ये कोई पहला आरोप नहीं है आम आदमी पार्टी पर। चुनाव के दौरान टिकट बेचने का ये पहला आरोप हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस तरह का बयान रवि जी ने दिया है कि एसीबी भी किसी की चाल में आ गई है, एसीबी को भी कुछ कह दिया गया है, या फिर जो महिला है, जो विधायक हैं, उनको ये प्लांट किया गया है किसी पार्टी के द्वारा। क्या आपको लगता है कि जनता देख रही है? एमसीडी चुनाव में जनता के सामने बहुत बड़े बड़े मसले हैं और ये पार्टी वो है जो पारदर्शिता, ईमानदारी की बात करती रही है। दरअसल आपने ऋतु जी जो बात कही, मैं उसी संदर्भ में इसे देखता हूँ। एक बड़े फलक पर अगर देखें तो राजनीति में परिवर्तन हम करेंगे, ये लोगों की आशाएं जगा के अरविंद आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, मगर हुआ इसका उल्टा है। क्योंकि इनके साथ जो लोग थे, अभी जो भ्रष्टाचार के अगर उस कसौटी पर देखें तो प्रशांत भूषण आज कहाँ है, आज कुमार विश्वास कहाँ है, आज इनके योगेंद्र यादव कहाँ हैं, जो इनके संस्थापक लोग थे। उन्हें गुंडे बदमाशों से उस समय आया कि पहलवानों से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, और दूसरी तरफ जिन पर सीधे आरोप हैं उन्हें कलेजे से चिपका के रखा है। जैसे दिल्ली दंगा, मैं कहूं कि अगर उस समय ताहिर हुसैन का आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की ने। अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत है तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी संस्थाओं पर उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं दिया है। ताहिर हुसैन के मामले में ये हुआ। फिर आपके एक मंत्री गिरफ्तार होते हैं जो मंत्रालय चला रहे थे, अगले दिन उनकी याददाश्त चली जाती है, मगर फिर भी उनका मंत्री पद नहीं जाता है। ये एक भ्रष्टाचार के प्रति आपकी क्या दृष्टि है वो दिखाई देता है लगातार। ये तीसरा मामला है। इससे पहले आप सरकार बदलने आए थे, पता चला कि आपके जो शिक्षा मंत्री थे और शराब का जिन पर आरोप था, वो सरकार व्यवस्था बदलने की बजाय 140 मोबाइल बदल दिए उन्होंने। आज आप अगर दिल्ली की सड़कों पर रिपोर्टर्स निकल जाएं, और मैं कहता हूं कि सबाल्टर्न नरेटिव की जो बात होती है, जो हाशिए के लोगों की बात होती है, ये बहुत बड़ा सपने का टूटने जैसी बात है। एक किसी आप इतिहास में बताइए कि देश के किसी उप मुख्यमंत्री ने 140 मोबाइल बदले तो उसका कारण क्या था? किसी दंगाई को मुख्यमंत्री ने श्रेय दी तो उसका कारण क्या था? किसी एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली गई है वो खुद ऐसा दावा कर रहा है, उसे मंत्री पद देने का कारण क्या है? ये सिर्फ खाली एक टिकट की बात नहीं है। और अभी जो मैं सुन रहा था पत्रकार के तौर पर, मुझे लगता है ये बहुत एक शर्मनाक बात है कि आपने कहा कि वो कोई सिनेमा का या क्रिकेट का टिकट नहीं खरीद रही थी, यानी कि वहां पर कालाबाजारी को आप जायज मानते हैं, और उसमें भी छोटी और बड़ी होती है अपराध में। और आम आदमी पार्टी के तो एक नेता पर सिनेमा की टिकट भी ब्लैक करने का आरोप है। मुझे लगता है कि जनता को जो बताया गया था वो छला हुआ महसूस कर रही है। अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है मोरन और एक होता है ऑक्सीमोरन। मोरन है मूर्ख, दूसरा है ऑक्सीमोरन जिसमें विरोधाभास दिखाई देता है। मुझे लगता है ये विरोधाभास, लोगों को मूर्ख समझ के राजनीति में शुचिता के नाम पर जो विरोधाभास का एक महल खड़ा किया गया, उसके भरभरा कर गिरने की ये शुरुआत है। और अगर आम आदमी पार्टी अच्छे से रहे, विपक्ष की गुंजाइश रहनी चाहिए देश में, मगर भ्रष्टाचार के आरोपों पर हमेशा दूसरों पर उंगली उठाना और कार्रवाई नहीं करना, यह दिखाता है कि आप जिस इच्छा के साथ आए थे, आप रामलीला मैदान पर बैठे थे, दिल्ली वाले हम सब लोग उन आंदोलनों में शामिल थे। उन लोगों पार्टी के प्रवक्ताओं को उस झूठ को डिफेंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाद में उसी सोसाइटी में जाना है, घर परिवार में रिश्तेदारों के बीच में जवाब देना है। ये कुछ लोग जो लाभ पा रहे हैं उनके लिए बेशर्मी अच्छी हो सकती है, मगर एक राजनीतिक प्रयोग का ऐसे टूटना मुझे लगता है दिल्ली की आशाओं पर तुषारपात जैसा है। राजीव जी, आम आदमी पार्टी, रवि जी माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी की अगर विचारधारा माने तो विचारधारा ईमानदारी का नारा ही रही है डे वन से। ऐसे में जब लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हर मामले पे से पलड़ा ये कह के झाड़ लेना कि हर संवैधानिक संस्था पे आप सवाल खड़ा कर देते हैं और आपको लगता है कि यहाँ सवाल खड़ा कर दिया इसलिए आप बच गए, क्या आपको ये लगता है एसीबी के पास जो सामने सबूत है, जो रिकॉर्डिंग है, ये सब सामने दिखाई दे रही है? टिकट बेचने के लिए क्या सौदा किया गया? क्या इस तर्क से फार्क हुआ जा सकता है कि टिकट बेचा नहीं गया? और ऐसी आवाज कोई एक आवाज नहीं है। गोपाल खारी ने भी बहुत साफ कहा है कि उनसे पैसे मांगे गए।
देखिए, मैंने आपसे जो बेसिक प्रेमाइस की बात करी थी उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला बराबर के अपराधी होते हैं। दूसरी चीज, अभी एक मित्र कह रही थी कि सुकेश चंद्रशेखर कोई पोप नहीं है और वो आजकल भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं क्योंकि भाजपा को उनकी जरूरत है। रवि जी मुझे ये बताएं, ईडी पे भी सवाल खड़े करने, सत्येंद्र जैन पे जो सबूत मिल रहे हैं, मनीष सिसोदिया को लेकर अगर आबकारी विभाग में जितनी तमाम धांधली हुई उस पे जो सवाल उठ रहे हैं, हर किसी सवाल पे आप लोग कैसे अपने आप को ये कह देते हैं सिर्फ कि आप सबूत शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेती हैं। वही एक चीज ऐसी है जो सामने नहीं आई अभी तक। अभी कल विजय नायर को जो बेल दी गई उसमें सीबीआई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है संस्था को कि भाई आप बिना सबूत के लोगों को जेल में नहीं रख सकते। सत्येंद्र जैन के मामले पर कल निर्णय आएगा, जजमेंट रिजर्व्ड है उनके लिए, तो ये कोर्ट तक बदलते घूम रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई सबूत हाथ नहीं आया। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए, अरविंद केजरीवाल ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे वो कोई भी शख्स हो। और अब जो स्थिति है कि कितने ही लोगों पर, आम आदमी पार्टी के एमएलए और बड़े कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगे, कोर्ट ने न सिर्फ उनको बाइज्जत बरी किया बल्कि इन संस्थाओं को फटकार भी लगाई कि आप लोग बिना सबूत के कोर्ट में आ जाते हैं, आपके पास सबूत नहीं होते। तो ये जो सबूत वाली बात है, जो अभी कल अरविंद केजरीवाल एक आज तक के दूसरे चैनल के इंटरव्यू में कह रहे थे, पत्रकार के तौर पर जानना चाहूंगा। और एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे सिर्फ 15 सेकंड और दीजिए, बस उसके बाद आप आराम से बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा था, उन्होंने एंकर से पूछा था सिर्फ एक बात, ये बता दीजिए कि घोटाला क्या है। घोटाला नहीं बता पाया कोई आज तक भी। तो आप ठीक है, जांच करते रहिए, जिसको आपको अरेस्ट करना है अरेस्ट करिए, कोर्ट अपने आप बेल दे देगा। रवि जी, आबकारी नीति में अगर कोई घोटाला नहीं था तो आबकारी नीति वापस लेने का कारण क्या था? उस नीति को तो आप बहुत ही मतलब एक बड़े परिवर्तन के नारे के साथ लेके आए थे, फिर उसे क्यों वापस लेना पड़ा? देखिए, एलजी महोदय ने, जो एलजी महोदय, वो अब आप जो संस्थाओं की बात करती हैं, वो एलजी महोदय भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे ही बन के रह गए हैं। वो उन्होंने ही उसको सीबीआई में कंप्लेंट कर दी, सीबीआई में शिकायत कर दी, तो और मनीष सिसोदिया जी ने उसको एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ बेंगलोर में देखता हूँ, बड़ी शानदार दुकानें हैं, महिलाएं जाती हैं, खरीदती हैं, सिक्योरली बैठ करके उसका थोड़ी सी शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है मैडम, यहाँ पे आप आइए, देख लीजिए आकर के, मैं रोकता नहीं। शर्म आप रहने दीजिए। पॉलिसी पर दिल्ली की पॉलिसी बनाई गई थी, जो रवि धवन जो यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने ही दिल्ली में आबकारी नीति की पॉलिसी बनाई थी। अगर आपको वही पहले जैसे ही वहां पे ठेकों पे धक्का मुक्की और लोगों पर लॉ एंड ऑर्डर और मारपीट और बाड़े लगा के शराब बेचने का आपको अच्छा लगता है वो माहौल? रवि जी, धक्का मुक्की को रोकने में पीने की उम्र को कम कर देना, गली मोहल्लों में दुकानों को परमिशन दे देना, ये तो कम से कम शामिल नहीं होता? ये तो एक सामाजिक जिम्मेदारी है ना। अनुजा जी, इनसे ये भी पूछे, रवि जी अभी इनसे ये भी पूछे कि 2% से 12% करना ये कहाँ पे जायज था? नहीं सर, रवि जी अब मेरी बारी प्लीज। 2% से 12% पे करना कहाँ पे जायज था? पिंक पूथ यहाँ पर बनाना, उसको टेस्ट करके करना बच्चों के लिए, यहाँ पर क्राइम रेट के सर रवि जी कमाल कर रहे हैं आप देखिए, यही चीज जनता देखिए, नहीं आप यहीं पर ही फेल हो रहे हैं। सर, एसीबी ने जब सबूत दे दिया तो उस सबूत को आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र है। एसीबी ने ऑडियो टेप दिया ना, ऑडियो टेप में पता चला ना कि पैसे मांगे जा रहे हैं। खूब लगाइए आरोप। रवि जी, आप यहाँ पर 2 शब्द बोल के चिल्ला भी लेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपकी ग्राउंड रियलिटी 0 है सर, ये बात आप समझ लीजिए। अभी मैं एक डिबेट से आ रही हूँ, वहां पे आम आदमी पार्टी की जो थू हो रही है वो आप रहने दीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ ये बात। आप इस बात को देख लीजिए। आपका सबसे बड़ा जो कांड है वो आप देखिए, यमुना में आपने क्या कर रखा है, आपने AQI लेवल को क्या कर रखा है, आपके स्मॉग टावर का खुद का स्कैम है,
आप बताइए, आपने अनऑथोराइज कॉलोनीज में, जेजे कॉलोनीज में जाकर आपने क्या किया? क्या आपने कोई सीवेज का पाइप्स वगैरह डाले? आपने कोई भी काम किया सर? आपका काम कहाँ है? आपको कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी है, आप कहते हैं जी ये पीडब्ल्यूडी है और ये रोड एमसीडी की है, हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से नहीं। अरे आप उन चीजों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं जिस चीज के आपके पास खुद का वजूद नहीं है, आपके पास खुद का सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप सबूत की बात करते हैं ना? नहीं, आपको सबूत की बात कर रहे हैं सर। आप तो इतने लाछन लगाते हैं बीजेपी पे बिना सबूत के, तो आप बैठे हुए, खुद बैठा हुआ आदमी आज ये बात कर रहा है सबूत की, जो खुद बीजेपी उठ के ये लोग के ऊपर सबूत लगाते हैं, पीसी करते हैं, सबूत लगाते हैं, पीसी करते हैं, सबूत लगाते हैं। तो सर इस बात को छोड़ दीजिए, सबूत की बात मत कीजिए। आपके ऊपर शोभा नहीं दे रही। जिस आदमी के ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस हो ना, उसके ऊपर अच्छा नहीं लगता कि आप उस पार्टी को डिफेंड करते चले जाएं। ये आपको देखना होगा, इसका जायजा यही भुगतेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो कांड करे और जिन बच्चों को बीमार किया उसको यही भुगतेंगे। आपने कोविड के टाइम पर जो कांड किए उसको आप यही भुगतेंगे। आपने कुछ हॉस्पिटल्स नहीं दिए लोगों को, आपने शराबें दी, आपने 144 करोड़ आपने वापस कर दिया उनका उसमें। आप मुझे बताइए क्यों, किस लिए, क्या करते रहे आप? आपको ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको शराब बेचने की जरूरत पड़ गई? यही 4000 करोड़ का आपको मुनाफा पंजाब में नजर आ रहा है। सर आप कहां हैं? जागते क्यों नहीं? आपने क्या बना दिया पंजाब को? अरे पंजाब में कूड़ा घर क्या है, आपने देखा है कभी जाके? आप क्या बोल रहे हैं? आप सोचिए, आप ग्राउंड रियलिटी में बात कीजिए सर। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है सर। ये आप लोगों की समझने की बात है। आम जनताओं की समस्या, वो चाहे कूड़े का ढेर हो, पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम वो ऐसे बड़े मसले हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने की बात आ रही है, तमाम और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता अपने मुद्दों के साथ साथ चाल चरित्र राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत साफ देख रही है? देखिए, राजनीति में जब अरविंद जी आए थे तो उन्होंने जिम्मेदारी तय करने की बात की थी। मैं दो सवाल बिल्कुल जनता की दृष्टि से पूछूंगा। पहला तो ये है कि एक व्यक्ति जो खुद कह रहा है कि मेरी याददाश्त चली गई है, याददाश्त ठीक नहीं है, एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त नहीं है उसे मंत्री बनाए रखने का क्या औचित्य है? उसमें से कौन सी समझदारी अरविंद केजरीवाल बताना चाहते हैं? दूसरा, ये जो अभी 140 ये शोभाखारी वाला मामला तो बिल्कुल सब सबूत सारे सामने हैं। इसी तरह से 140 मोबाइल बदलना ये किसी के गले उतरता है क्या? मैं खुद रवि जी के से पूछूंगा कि आपके पूरे कुनबे ने मिलाकर क्या 140 मोबाइल बदले हैं कभी? आपका एक मंत्री बदलता है और आप शुचिता की बात कर रहे हैं 140 मोबाइल बदलना। आप समझ रहे हैं सुकेश में और 140 मोबाइल बदलने वाले तौर तरीकों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? रवि जी, सवाल कई हैं। सवाल सिर्फ एमसीडी चुनाव के मसलों तक ही सीमित नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है ऋतु जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 140 मोबाइल बदले गए हैं, डिजिटल जो पूरा फॉर्मेट है उसको ताकि चेंज करा गया है, ताकि ये एविडेंस एक्ट के अंदर इनको ना बात करी जाए। इनकी गलतियां हैं, ये खुद शर्मिंदा है, इनके पास जवाब नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी को यहां से जाना पड़ेगा, दिल्ली खत्म कर दिया इन्होंने। और आप देखिए कि इन्होंने कौन सा घपला ऐसा है जो इन्होंने नहीं किया। रवि जी, आपको तो शोभा भी नहीं देता, रवि जी आपको शोभा भी नहीं देता कि आप यहाँ बैठकर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में उनको डिफेंड कैसे कर रहे हैं? रवि जी जो तमाम सवाल उठे उन पे जवाब आप ही से सबसे पहले मांगा। आपने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाया और लगातार आपका कहना है कि ये भी कोई षड्यंत्र है जो आज टिकट बेचने वाली घटना सामने आई। एमसीडी के चुनाव सर पे है, जनता तय करेगी कौन ज्यादा ईमानदार, कौन किस पार्टी में ज्यादा पारदर्शिता। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस मसले पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ कर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy,
drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने अबू धाबी में 2454 स्टूडियो सिटी का दौरा किया। उन्होंने स्टूडियो सिटी के प्रमुख डेरेक हॉल से मुलाकात की और स्टूडियो से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अबू धाबी फिल्म कमीशन के प्रमुख संजय रैना से भी भेंट की। स्टूडियो में बने इंडोर और आउटडोर सुविधाओं और साउंड स्टेज का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत और UAE के बीच फिल्म के संयुक्त निर्माण से जुड़े समझौते की संभावना पर भी बात की। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने अबू धाबी में आयोजित ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को संबोधित किया। सतत विकास लक्ष्य और मीडिया संबंधी एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि परिचर्चा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई। The concern which many people have is about the credibility of this social media, because in the race to be the first to put out something, many a times credibility is takes a beating, and the content which goes out is not fully edited like in the traditional media. It is not the oversight is not there. So this has been the major concern. In the context of India, what we have been saying is that we have a regulatory structure on social media, about social media. We have been very active. We are also engaging with the intermediaries. सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कोविड में मीडिया की भूमिका की सराहना की। We have seen that the media played a very positive role during the COVID vaccination campaign. We were successful in 2.1 billion administering 2.1 billion doses, which is a record and sort of an unthinkable achievement, which was made possible with the support of media, social media during COVID times. And media also runs many positive campaigns for conserving water or saving power or washing hands before eating food, things like that. So I think it is it is a sort of a collaboration which we have in our country with the media, and I think it works positively. और न्यूज़ में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की अन्य बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को भोपाल में जनजातीय संग्रहालय का दौरा कर इसकी अवधारणा और चीजें प्रदर्शित करने के तरीके की सराहना की। इस संग्रहालय में विभिन्न आदिवासी समुदायों की जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग CAG की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 से 24 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह मना रहा है। बुधवार को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाल के वर्षों में कैग ने बेमिसाल काम किया है और इसका कारण कैग का नेतृत्व रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज वैश्विक मंचों में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत व्यापार और निवेश के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है।
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने नया खुलासा किया है। आफ्ताब शव के टुकड़ों को मेहरौली और छतरपुर के जंगलों में ठिकाने लगाने से एक दिन पहले फेंके गए टुकड़ों को जरूर देखकर आता था। आरोपी ये तसल्ली करता था कि फेंके गए टुकड़े नष्ट हुए या नहीं। आफ्ताब ने ये भी बताया है कि उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को आखिर तक नहीं फेंका था। पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से आफ्ताब के नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब तक की पूछताछ में आफ्ताब ने कबूला है कि उसने श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे।